बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के तलबा अपने टेस्ट पेपर के मुताबिक अपने टेस्ट पेपर्स में से देखकर इन सवालों को जिस तरह इनके जवाबात यहाँ बताए जा रहे हैं यह आपके लिए सूदमंद साबित होगा और इसका जवाब बिल्कुल इसी तरीके से साफ साफ लिखने की और पढ़ने की मशक करेंगे। सवाल नंबर 1 है, ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की कसरत तादाद इनके काम क्यों ना आई। इसका जवाब है, इसका पॉइंट्स पे जवाब है, 5 पॉइंट्स हैं इसके। ये जंग हकीकतन अल्लाह ताला के नाफरमानों यानी कुफ़ार और अल्लाह ताला के दरमियान थी। नंबर 2, कुफ़ार अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते थे। जो भी वो वादा करते उस वादे पर कायम नहीं रहते थे। अल्लाह के नज़दीक ये बात निहायत नापसंदीदा थी। अल्लाह को कादिर मुतलक है, उसके लिए मुमकिन और नामुमकिन कोई अहमियत नहीं रखते। कुफ़ार जिनको अपनी कसरत पर घमंड था, वो कसरत उनकी नाफरमानी के बाइस कुछ काम ना आई। ये हम 5 पॉइंट लिखेंगे बिल्कुल साफ साफ तरीके से और फिर इस सवाल के जवाब की घड़ी बार बार मशक करेंगे लिखने की। सवाल नंबर 8 आपके टेस्ट पेपर में है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को गहरी नींद से क्या फ़ायदा हुआ। ग़ज़वा बदर में मुसलमान को गहरी नींद से क्या फ़ायदा हुआ। तो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को गहरी नींद से जो फ़ायदा हुआ उसके 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपको याद भी करने होंगे और उसको साफ साफ लिखने की मशक करनी होगी बार बार। नंबर 1 है, मुसलमान जब मैदान बदर पहुँचे तो कुफ़ार पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और वो बदर के मैदान के उस हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके थे जो पानी से करीब और निस्बतन ऊंचाई पर था। नंबर 2, उसके मुकाबले में मुसलमानों को जो जगह मिली वो निस्बतन गैर मुनासिब थी। नंबर 3, मुसलमान तादाद में कम और बेसरो सामानी की हालत में थे। नंबर 4, दूसरी तरफ कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी और वो हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस थे। नंबर 5, इस हालत में फितरी तौर पर मुसलमानों को परेशानी और फ़िक्र लाहक थी। गहरी नींद सोने से मुसलमान कुफ़ार की तादाद और जंगी साजो सामान की कसरत से मरूब ना हुए और सुकून के साथ रात बसर की। नंबर 6 पे लिखेंगे, अगली सुबह वो हशाश बशाश उठे और कुफ़ार के सामने सफ़ आरा होकर उन्हें शिकस्त से दो चार किया। सवाल नंबर 9 यहाँ पे आपके लिए दिया जा रहा है तैयारी के लिए। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम व एहसान का ज़िक्र फरमाया है। इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए मंदरज झैल खुसूसी इनाम व एहसान का ज़िक्र फरमाया है जो कि ये है। नंबर 1, जब दोनों जमातों के दरमियान मुकाबला हुआ तो तुम्हें फ़तह से हमकिनार किया, मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों की मदद फराहम की, मुसलमानों पर ग़ुनूदगी नींद तारी कर दी ताकि वो कुफ़ार की कसरत तादाद और असले की फरावानी से दहशत ज़दा ना हों और आराम करके तरोताज़ा हो जाएं। बारिश बरसाई ताकि पानी की ज़रूरियात पूरी हो जाएं। कुफ़ार के दिलों में खौफ और दहशत डाल दी। ये 5 पॉइंट थे जिनसे खुसूसी इनाम व इकराम अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर पे मुसलमानों में जो है वो अता किया। सवाल नंबर 10 है आपके टेस्ट पेपर का, अल्लाह ताला ने माल और औलाद को फितना क्यों करार दिया है। अल्लाह ताला ने माल और औलाद को फितना क्यों करार दिया है। जवाब, दर हकीकत अल्लाह ताला ने इंसान को माल और औलाद देकर उसे एक इम्तहान में डाल दिया है। अगर वो इम्तहान में कामयाब हो जाए तो अजर अजीम पाएगा और अगर फ़ेल होने की सूरत में ज़िल्लत, रुसवाई और सज़ा का मुस्तहिक होगा। माल की आजमाइश ये है कि माल कहाँ खर्च किया और कैसे खर्च किया। माल की कसरत अमूमन इंसान को बहरा रवी, तकब्बुर और शैतान की राह पर चलने पर माइल करती है और इसी से बचना चाहिए। माल का सही मसरफ़ ये है कि माल से साइल और महरूम का हक़ अदा करे, ज़कात व सदका और खैरात जैसे नेक काम करके अल्लाह की रज़ा हासिल करे। इसी तरह औलाद भी इंसान के लिए बड़ी आजमाइश है। आया इंसान औलाद को दीन इस्लाम की बुनियाद पर तालीम व तरबियत देकर एक सच्चा दीनदार मुसलमान बनाता है
या इसके बरअक्स महज दुनियादारी का सबक पढ़ाता है। अगर इंसान ने अपनी हकीकी जिम्मेदारी को यूं पूरा किया तो वो यकीनन अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान करदा अजर अज़ीम का मुस्तहिक होगा। यही वो आजमाइश है जिसकी वजह से माल और औलाद को फितना करार दिया गया है। अजीज़ तलबा, सवाल नंबर 11 आपका 9th क्लास का इस्लामियात के लिए ये है, सूरह अनफाल में तकवा के क्या अहकामात बयान हुए हैं। सूरह अनफाल में तकवा कहते हैं परहेजगारी को। सूरह अनफाल में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं, यानी कि कौन कौन से इनामात जो है वो तकवा करने वालों को, परहेजगारी करने वालों को सूरह अनफाल में बयान हुए हैं। इसमें पहला इनाम, इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए खिताब करके फरमाया कि तुम अपने ईमान को फितने से बचाना चाहते हो तो अल्लाह से डरते रहो और उसके अहकाम पर अमल करो, मनाही से इज्तनाब करो, तकवा को अपना शार बना लो तो अल्लाह ताला तुमको 3 चीज़ें यानी कि इनामात अता फरमाएगा। तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों पर फतह व गलबा अता फरमाएगा और तुम फितने से महफूज हो जाओगे। जो ख़ताएँ और लग़्ज़िश तुमसे सरज़द होती हैं दुनिया में इनका कफ़ारा और बदल कर दिया जाता है, यानी दुनिया में तुम्हें उसे अमाल साले की तौफ़ीक हो जाती है जो तुम्हारी लग़्ज़िशों पर गालिब आ जाते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमा कर तुम्हारी मग़फ़रत फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल वाला है, वो हमो वहम गुमान से बढ़कर देता है, वो हमको हमारे वहम गुमान से बढ़कर देता है। ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 11 का। अजीज़ तलबा, उर्दू 9th क्लास का टेस्ट पेपर है उर्दू का, उसका सवाल है सवाल नंबर 4, मंदरज़ेल असबाक के मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। मरकज़ी ख़याल उम्मीद की खुशी का मरकज़ी ख़याल है कि सर सैयद अहमद ख़ान का ये मज़मून उनके मज़ामीन के मजमूए से लिया गया है। इस मज़मून में मुसन्निफ़ ने इंसानी ज़िंदगी में उम्मीद की अहमियत बयान करते हुए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में इसके असरात का जायज़ा लिया है और इस बात पर बहस की है कि इंसान अपनी उम्मीदों और आरजुओं के सहारे ही ज़िंदा रहता है और जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वो ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। ये उम्मीद की खुशी का मरकज़ी ख़याल है। एक और सबक है आपका आपकी उर्दू की किताब में, रिश्ता नाता, उसका मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरीके से है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ ये मज़मून इंसानियत के आपस में रिश्तों की अहमियत के गिर्द घूमता है, क्योंकि वो उसे एक खुदाई इंतज़ाम करार देते हैं जो आगे चलकर हुकूक व फ़राइज़ मुतय्यन करता है और तहज़ीब और तमीज़ की हदें मुकर्रर करता है। अल्लाह की बंदगी से लेकर माँ बाप और बुज़ुर्गों की अताअत सब कुछ रिश्तों नातों की डोर से बंधे हुए हैं। अगला जो हमारा सबक है वो है नज़रिया पाकिस्तान, उसका मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरह है। नज़रिया पाकिस्तान ये मज़मून डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान की तहरीर है जिसमें उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस मुमलिकत खुदादाद का मकसद ज़मीन पर ऐसी फ़लाही रियासत का क़याम है जहाँ मुसलमान अल्लाह के निज़ाम और कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ये सवाल नंबर 6 उर्दू में आपके लिए है। ये अल्फाज जो हैं वो आपको कुछ जुमले हैं, इनको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। पहला जो है वो जुमला इस तरह है, मेहनत का फल। मेहनत का फल, तो इसमें आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जुमला बना के दिया जा रहा है, अल्लाह ताला अपने बंदों को उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। आतिश मोहब्बत, मोहब्बत की आग को कहते हैं आतिश मोहब्बत। आतिश मोहब्बत हर नफ़रत को जलाकर राख कर देती है। दर्द की दवा, ज़िंदगी के हर दर्द की दवा अल्लाह ताला के पास है। खुश अलहान, जो खुश जो है बहुत अच्छी आवाज़ में कोई पढ़े या किरत करे या नात पढ़े उसको खुश अलहान कहते हैं।
किरत करने के लिए खुश अलहान होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका हमने जुमला बनाया। बेरिया ख्याल, बेरिया ख्याल, इंसान का दिल बेरिया ख्यालात से पाक होना चाहिए। कठिन घड़ी, कठिन घड़ी को कहते हैं मुश्किल घड़ी। अल्लाह ताला हर इंसान को कठिन घड़ी से निकालता है। ये हमारे इन जुमलों के जो इन अल्फाज के जुमले हमने बनाए, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। अगला आप देखेंगे, एक और सवाल है आपके लिए, कौमी हमदर्दी, और इसके अल्फाज के मायने आपने याद करने हैं और इसकी मशक करनी है। मुरक्कब, मुरक्कब का माना होता है दो चीज़ों का मिला हुआ। हम जिन्सों, हम जिन्सों का मतलब होता है एक ही जिन्स वाला, यानी कि एक ही जिन्स वाले को कहते हैं हम जिन्सों। रगो पे, रगो पे का मतलब होता है पूरे जिस्म में। इस्तेहकाक, इस्तेहकाक का मतलब होता है हक। और मुनकता, मुनकता का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या कटा हुआ या कट जाना। ताबाए मकदूर, ताबाए मकदूर का मतलब होता है जहाँ तक हैसियत हो। ताबाए मकदूर का मतलब होता है जहाँ तक किसी की हैसियत हो, उसको कहते हैं ताबाए मकदूर। नौबत ब नौबत, नौबत ब नौबत का मतलब होगा मौके के मुताबिक। खटका, खटका का मतलब होता है खौफ। दरहम बरहम, दरहम बरहम का मतलब होगा मुंतशिर हो जाना या बिखर जाना। अयादत, अयादत का मतलब होता है बीमार को दिलासा देना। अयादत का मतलब होता है बीमार को दिलासा देना। खसलत, खसलत का मतलब होता है आदत या फितरत। ताज़ियत, ताज़ियत का मतलब होता है किसी के साथ अफसोस करना, ताज़ियत। पियाओ बिटाई, पियाओ बिटाई पानी से, पानी पीने का इंतज़ाम करना। पियाओ बिटाई पानी पीने का इंतज़ाम करना। तन परवरी, तन परवरी का मतलब होता है खाना पीना। जा बजा, जा बजा का मतलब होता है हर जगह। तरगीब, तरगीब का मतलब होगा शौक़। और फिर उसके बाद लफ्ज़ है माइल, माइल का मतलब होगा मुतवज्जा। अजाइबात, अजाइबात का मतलब है अजीब व गरीब चीज़ें। तनज़्ज़ल, तनज़्ज़ल का मतलब होगा ज़वाल या पस्ती। कारखानाए दुनिया, कारखानाए दुनिया का मतलब होगा दुनिया का निज़ाम। कारखाना दुनिया, दुनिया का निज़ाम। थैंक यू। कुछ और हमारे, अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 5 उर्दू का। उम्मीद की खुशी, ये भी अल्फाज के मायने हैं। खुश अलहान, अच्छी आवाज़ वाला। राहत, आराम। रंज, गम। कौपल, छोटी पत्ती। शाद, खुश। महद, माँ की गोद। बेयारो दियार, जिसका वतन छूट गया हो उसको कहते हैं बेयारो दियार। सदमा, सदमा तकलीफ़ या नुकसान। मुसीबत ज़दा, परेशान हाल। गहवारा, झूला, गहवारा कहते हैं झूला। अजीज़ तलबा, क्लास 9 मैथ के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, जिसकी आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सवाल है गिवन दैट द सेट्स, यहाँ पे ये कुछ सेट्स दिए हैं। ए उसके मेंबर हैं FACE, बी के मेंबर हैं EGDF, और एक यूनिवर्सल सेट दिया है U जो कि बराबर है ABCDEFG। तो सवाल इसमें आपको 3 मिलेंगे। पहला सवाल कुछ इस तरीके से, ए है, उसके ऊपर एक छोटी सी लकीर है। इस लकीर को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम यू में से माइनस कर देंगे ए के मेंबर को। यू के मेंबर लिखकर उसमें से ए के मेंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम, क्योंकि यहाँ यू लिखा था तो हमने यहाँ पे यू की पूरी रकम इस तरीके से यहाँ से देखकर यहाँ पे पूरी यू की रकम लिख दी। ये जो माइनस था वो हमने यहाँ लिख दिया, और फिर आगे ए था तो हमने ए की जो रकम थी वो यहाँ पे पूरी इस तरीके से इसके सेट के मेंबर यहाँ लिख दिए। फिर हम देखते हैं, क्योंकि हमने ए को यू में से निकालना है, यानी कि ए के जो मेंबर यू में हो वो हमने निकाल देने हैं। तो पहले हमने एफ देखा तो एफ को निकाल दिया, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। फिर हमने देखा ए है तो फिर हमने ए को निकाल दिया। फिर हमने देखा सी है तो हमने सी को निकाल दिया। फिर हमने देखा ई है तो हमने ई को निकाल दिया। इस तरह जिन जो भी रुकन हैं उन पर जो सही का निशान लगा हुआ है इनको हमने यहाँ से निकाल दिया। तो फिर हमने देखा कि यहाँ बी बचा, एक डी बचा,
और एक जी बचा। तो बी, डी और जी जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और यही इसका जवाब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सवाल हमारा आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि पहले हमने ए के सारे मेंबर लिख लिए, फिर बीच में हमने यू लिखा और फिर हमने बी के सारे मेंबर लिख लिए। फिर इन दोनों को हमने तरतीब से लिख देना है और जो अदद 2 दफ़ा आएगा, यानी कि जो रुकन 2 दफ़ा आएगा उसको 1 दफ़ा लिखना है और बाकी तरतीब से लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए, सी, डी, ई, एफ और जी, ये इस तरीके से इसकी तरतीब बनी। तो हमने इन दोनों में से पहले ए लिया, फिर उसके बाद सी लिया, फिर उसके बाद यहाँ से हमने डी लिया, फिर यहाँ से हमने ई लिया। यहाँ ई डबल था लेकिन हमने 1 दफ़ा ले लिया, फिर हमने एफ लिया और फिर हमने जी लिया। तो ये इस तरीके से ए यूनियन बी बन गया। अब क्योंकि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख के हमने इस तरह इसको शो किया कि यू कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पहले यू लिखेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे ए यूनियन बी से। तो पहले यू की हमने पूरी रकम लिख दी, यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल सेट था उसको पूरा लिखा, फिर हमने यहाँ माइनस लिखा, फिर ए यूनियन बी का जो हमने जवाब ये निकाला था इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया क्योंकि ये ए यूनियन बी का जवाब है। अब हमने यू में से ए यूनियन बी को निकालना है, यानी कि इसके सारे मेंबर इसमें से निकाल देने। तो इसमें से हमने जब सब निकाले तो यहाँ पे सिर्फ बी बचता है। तो जब हमने देखा कि सब निकल गए, ए भी निकल गया, सी निकल गया, फिर इसके बाद डी निकल गया, ई निकल गया, एफ निकल गया और जी निकल गया, तो सिर्फ बी बचता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा सिर्फ बी। तीसरा सवाल यहाँ पे आपके लिए है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ज़रा थोड़ा एहतियात करेंगे क्योंकि ये होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट है और ए का जो मेंबर है उसको हम इसी तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सवाल को हाफ करके करते हैं। पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे। तो हेयर फर्स्ट वी विल फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम पहले लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, u माइनस बी। यानी कि पहले u के सारे मेंबर हमने यहाँ लिख दिए, फिर उसके बाद b की जो रकम थी वो हमने यहाँ पे सेट b लिख दिया और बीच में क्योंकि माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। फिर इसके जो मेंबर है ये इस हम सेट में से निकाल देंगे। e निकाला, g निकाला, फिर उसके बाद d निकाला और उसके बाद f निकाला हमने। तो ये चारों मेंबर इसके निकल गए। तो b का कॉम्प्लीमेंट a, b, c जो बचते हैं यहाँ पे वो आ गया a, b और c। तो इस तरह ये b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल शो द कंप्लीट प्रॉब्लम दैट इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब उसको हम पूरे सवाल को शो करेंगे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन a की जगह हम a की रकम लिख देंगे, इंटरसेक्शन के निशान की जगह इंटरसेक्शन लिख देंगे और b का कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला था यहाँ पे उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह अब इन दोनों का फर्दर हम जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन जो है मुश्तरक अदाद को कहते हैं कि वो एक सेट से दूसरे सेट में भी हों। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a यहाँ भी है, यहाँ भी है और c जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन b यहाँ है, यहाँ नहीं है और कुछ अदद यहाँ है, कुछ ऐसे रुकन यहाँ हैं जो यहाँ नहीं है। इसलिए 2 रकम जो है इसमें 2 अदद हमारे या 2 रुकन जो है वो हमारे मुश्तरक हैं, a और c। तो a और c जो है वो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा जो कि पूरे सवाल का जवाब होगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पेपर में, उसको ज़रा देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रैकेट में -12/5 और उसका पावर है 5। तो हम पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और ये 5 जो है ऊपर जो पावर था इसको इस 12 पर भी लगाएंगे और इस 5 पर भी इसको लगाएंगे। अजीज़ तलबा, 9th क्लास के मैथ का टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है मुख्तसर करना या इसको आसान सादा बनाना। तो -12/5 का होल पावर है 5। जब हम इसको देखते हैं कि ये होल पावर 5 है तो इसका मतलब वही होता है कि ये 5 इस पर भी पावर है और 5 जो नीचे है इस पर भी पावर है। तो हम इसी तरीके से इस ब्रैकेट को ख़त्म करके इस 5 को नीचे पहले -12 के ऊपर लिखते हैं और फिर 5 के ऊपर लिखते हैं 5 का पावर 5। तो इस तरह ये पावर 5 इस पर भी आ गया और इस पर भी आ गया। इसको नीचे मज़ीद हल करते हैं तो ये माइनस जो था 12 हमने एक दफ़ा ले लिया और 5 दफ़ा जो है ये था हमारा 12, यानी कि 12 की कुव्वत 5 का मतलब है कि 12 को
5 दफ़ा लिखना है। माइनस हमने यहाँ ले लिया और 5 दफ़ा 12 को हमने इस तरह ज़रब दे के यहाँ पे लिखा। और इस तरह 5 की कुव्वत 5 का मतलब है कि 5 को भी हमने 5 दफ़ा लिखना है, तो ये 5 को भी यहाँ 5 दफ़ा लिखा मल्टीप्लाई करके। तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई करके इसको आपस में कैलकुलेटर से इसका जवाब निकाला तो वो यहाँ पे इस तरीके से फिगर आता है। और जब 5 दफ़ा जब हमने इसको आपस में ज़रब दिया, ज़रब दर ज़रब, तो वो आ जाता है 3125। तो माइनस क्योंकि इसमें था, इस वजह से माइनस के साथ इसका ये जवाब पहले सवाल का होगा। इसी तरह आपका इस सवाल का दूसरा जो हिस्सा है वो है a/b और उसका होल पावर है 6। तो जाहिर है ये 6 a पर भी होगा और b पर भी होगा। तो पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे a के अंदर, तो 6 को शो करेंगे और नीचे भी ब्रैकेट बना के 6 को शो करेंगे, फिर ब्रैकेट को खोल देंगे a6 और नीचे b6। दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है, आसान है। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर जो सवाल है वो हमारा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जाहिर है कि यहाँ पे जज़र की निशानी है, मतलब रेडिकल की। तो 169 का जो है वो हमने जज़र मालूम करना है, यानी कि उसका रेडिकल मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए हम रफअमल की तरफ चलेंगे। 169 को जब हम लिखते हैं तो वो किसी पहाड़े से तकसीम नहीं होता। तो हम देखते हैं कि वो 13 से तकसीम हो रहा है। 13 एक मुफरिद अदद है, उससे जब हमने किया तो 13 13 169 और फिर 13 एकम 13, तो 13 ज़रब 13 हो जाते हैं 169। अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसी रेडिकल की निशानी के अंदर हम 13 ज़रब 13 2 दफ़ा लिखेंगे और उसका एक जोड़ा बना लेंगे। जब 13 के 2 दफ़ा लिखने के बाद उसका एक जोड़ा बना, तो रूल ये है कि जब रेडिकल के अंदर कोई जोड़ा बन जाता है तो उसको सिंगल करके हम बाहर लिख देते हैं। तो इसका 13 का जोड़ा बना था तो सिंगल करके हमने 13 बाहर लिख दिया। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। इसी तरह अगला सवाल जब हम देखते हैं तो वो है 14 रेडिकल, यानी कि 14 रेडिकल मल्टीप्लाई बाय 21 का रेडिकल। तो हम अलग अलग इसका यहाँ पे हमने देखा, पहले हमने 14 को लिखा तो हमने किया 2 सत्ते 14, 2 7 14 और 7 1 7। तो ये एक हमने इस तरह लिखा था। तो इसके 2 हमारे फैक्टर बने, 2 और 7, 2 और 7 जब हमने किया 2 सत्ते 14। इसी तरह जब ये 21 था, इसको हमने दोबारा यहाँ पे किया 21 को 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसके भी 2 फैक्टर बन गए, 3 और 7। यहाँ पे 3 और 7, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ के जो 2 फैक्टर थे वो हमने इसको इसके नीचे यहाँ पे लिख दिए, इसके फैक्टर इसके अंदर जो थे वो यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद हमने इसको सबको मिला के एक ही रेडिकल की निशानी में 2 3 7 7, पहले 2 3 7 7 तरतीब से लिख दिए। फिर उसके बाद हमने इसमें देखा रेडिकल के अंदर के 7 और 7 का जोड़ा बनता है, बाकी 2 ऐसे रुकन हैं जिनका जोड़ा नहीं बनता। तो 7 के ऊपर हम जोड़े का निशान लगा देंगे इधर इस तरह। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 और 3 जो है हमारा, वो हमारा जब उसका जोड़ा नहीं बनता था तो वो हमने अंदर रख दिया रेडिकल के, और जिसका जोड़ा बन गया वो हमने बाहर निकाल दिया। तो 7 ये आ गया और उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर ही 2 को 3 से, तो वो 6 बन गया। इस तरह 7√6 इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पेपर में। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सादा बनाना है। इसके अंदर 2 ब्रैकेट हैं। पहले है 1/3 का पावर 2 है और फर्दर एक बड़ी ब्रैकेट है, उसके ऊपर फिर पावर 4 है। तो जब पावर हो और पावर के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर फिर ओवर ब्रैकेट हो और उस पर भी पावर हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमने पहले सवाल को बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह सवाल था इस तरह लिख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म किया और उसकी जगह जो 2 था हमारा, उसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसको मल्टीप्लाई करके लिखने से क्या हुआ कि 2 हमारा 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/3 की पावर आ गई 8। अब 1/3 की जब पावर 8 आ गई तो ये 8 पावर 1 पर भी है और ये 8 पावर 3 पर भी है। इसी तरह हमने इसको यहाँ पे फर्दर अगले स्टेप में शो किया है, 1 की पावर 8 और 1 की पावर 3 की पावर 8। यहाँ पे इसको शो करने के बाद जब हम इसको 1 को अगर खोलेंगे 8 दफ़ा लिखकर तो वो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ 1 शो किया है।
और 3 को 8 दफ़ा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा। तो इनको आपस में जब हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आ जाता है 6561, यानी कि 6561। तो 1 ऊपर रहेगा और 6561 नीचे आ जाएगा, तो जो इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सवाल है, -8 इन ब्रैकेट उसका पावर 4 है और फर्दर बड़ी ब्रैकेट है उसका पावर 6 है। तो हम पहले सवाल को उसी तरह उतार लेंगे, फिर दूसरे स्टेप में हम बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद 4 और 6 के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान लगाकर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4 और 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 6 चौक 24 हो गया। 24 हमने यहाँ लिखा और -8 जो है वो हमारा था। तो रूल हमारे पास मैथ का ये है कि अगर कोई रकम ब्रैकेट में नीचे माइनस में हो और उसका पावर जो है वो किसी भी इवन सीरीज़ में या जुफ्त तादाद में हो, यानी कि जोड़े में हो, तो फिर उसका माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह हम माइनस को इग्नोर करते हुए इसको लिख देंगे 8 की कुवत 24, जो इस सवाल का जवाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर आज हम करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। हमारी इक्वेशन ये दी हुई है, इसको हल करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम जो है 2 साइड बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि n हमारे पास है तो हम यहाँ पर लिखेंगे NHO। 3 एलिमेंट हमें दिए गए हैं, तीनों एलिमेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जब ये एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो एग्जैक्टली यही एलिमेंट आपके राइट हैंड साइड पर भी होंगे। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे कि वैल्यू हमें क्या क्या दी हुई है। n हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1, हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो है 3 और ऑक्सीजन जो दिया हुआ है वो है 2। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो हमें दिया हुआ है 1, ऑक्सीजन जो दिया हुआ है वो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, बीच में प्लस की निशानी है तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन हमें 2 दिया हुआ है। इसी सवाल को आंसर में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा और हम इस सवाल को नीचे उतार लेंगे और अब देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है। नाइट्रोजन में हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस है, ऑक्सीजन में भी ज़रूरत नहीं है, ये भी बैलेंस है, हाइड्रोजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो हम हाइड्रोजन के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे 5 और यहाँ पर लगाएंगे 4 और यहाँ पर लगाएंगे 6। जब हम यहाँ पर 4 लगाएंगे तो नाइट्रोजन की जो हमारे पास कमियत होगी वो हो जाएगी 4, हाइड्रोजन की हो जाएगी। जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू लगाते हैं तो एग्जैक्टली हमें मालूम होना चाहिए कि ये वैल्यू प्लस आने से पहले जो है वो उन तमाम एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगी, प्लस आते ही ये अपनी वैल्यू खो देगी। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 लगाया, 5 जो है वो 5 को 2 टाइम किया तो वो 10 हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने 4 लगाया था तो 4 n के साथ जो था वो 1 था तो 4 एकम 4 हो गया, और O जो था वो 4 एकम 4 और यहाँ पर 6 लगाया तो 4 और 6 10 हो गया, और ये भी 6 दूनी 12 हो गया। दैट्स इक्वेशन। पुरानी वाली रकमें जो हैं वो हम काट देंगे। दैट्स आवर क्वेश्चन इज बेल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है KNO3। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, और यहाँ पर KNO हमें दिए गई हैं रकमें, हम एक दफ़ा यहाँ पर उतार लेंगे, दूसरी तरफ भी यही रकमें आएंगे। अब हम इनकी जो है वैल्यू उतार लेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है। K की वैल्यू हमें 1 दी गई है, N की वैल्यू भी हमें 1 दी गई है, और O की वैल्यू जो है वो भी हमें यहाँ पर 3 दी गई है। ऐसा सेम दूसरी साइड पे भी करेंगे। K की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है, 2 और 2 O की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसी सवाल को जवाब में कन्वर्ट करने के लिए नीचे एक मरतबा और उतार लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 2। जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, N की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और O की वैल्यू 2 तिया 6 हो जाएगी। पुरानी वाली रकमों को हम काट देंगे। राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, तो हमारी K की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, N की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और
ओ की वैल्यू 2 दूनी 4 प्लस 2 है तो 4 और 2 6 हो जाएगी और पुरानी वाली रकमों को हम काट देंगे। दैट्स आर बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर के मुताबिक है NaHCO3, उसको हमने बैलेंस करना है। एज अ सेम प्रीवियस क्वेश्चन दोहराएंगे। जब किसी बड़े अल्फ़ाबेट के साथ कोई छोटा अल्फ़ाबेट आ जाए तो वो दोनों साथ होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर Na आ गया तो ये Na दोनों सोडियम नाइट्रेट एक साथ आएगा। ठीक है जी। उसके बाद H अलग है, OC अलग है और OB अलग है। जो रकमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, एज अ सेम यही एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब इनकी हम रकमें लिख लेंगे कि हमें क्या क्या रकम यहाँ पे दी है। ज़ाहिर है Na हमारे पास एक है, H भी एक है, C और C भी हमारे पास एक ही है। O की रकम हमें 3 दी हुई है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो Na की रकम हमें 2 दी है तो हमने 2 लिख दी। C एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बीच में प्लस का निशान है तो एक और एक 2 होते हैं तो हमने 2 दफ़ा लिख लिया। O हमारे पास 3 यहाँ पर मौजूद हैं, 2 यहाँ पर मौजूद हैं और 1 यहाँ पर मौजूद हैं तो 3, 2 और 1 ये हो गए 6 तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसी सवाल को आंसर में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और नीचे उतार लेंगे और शुरू में लगाएंगे हम यहाँ पर 2। जब 2 लगाएंगे तो ये वाली रकमें ज़ाहिर चेंज हो जाएंगी। 2 एकम 2 हो जाएगा, ये भी 2 एकम 2 हो जाएगा, ये भी 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर की रकमें हमारे पास ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। दैट्स आर क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। पुरानी वाली रकमों को हम यहाँ पर काट देंगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। एज सेम हम पहले वाली की तरह करेंगे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के 2 कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर हमें CA दिया है अलग, C अलग है, O अलग है और प्लस के साथ H और Cl एक साथ है। ये हम एक जगह पर उतार लेंगे। एज अ सेम जब लेफ्ट हैंड साइड पर ये रकमें आएंगी तो दूसरी तरफ भी यही रकमें जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि CA हमारे पास 1 मरतबा है, C 1 मरतबा है, O 3 मरतबा है, H 1 मरतबा है और Cl भी 1 मरतबा है। राइट हैंड साइड पे चलेंगे। CA 1 मरतबा है, Cl 2 मरतबा है, H 2 मरतबा है, O 3 मरतबा है और C भी हमारे पास 2 मरतबा है। इसी सवाल को जवाब में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और नीचे उतार लेंगे और हम यहाँ पर सीधा सीधा सिर्फ यहाँ पर हमने 2 लगाना है। तो हम देखेंगे कि H की रकम जो है वो हमारे पास पुरानी वाली कैंसिल हो गई और नई रकम जो आ गई वो आ गई 2 और Cl की रकम भी 2 हो गई। दैट्स आवर क्वेश्चन इज बैलेंस। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छी तरह देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का फिज़िक्स का सवाल नंबर 17 है, जिसको हल करने का तरीका आज आपको बताया जा रहा है कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। सवाल है हमारा, फाइंड द टाइम टेक बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 किलोमीटर। Velocity of light is 3 multiplied 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि मालूम करें कि रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला 1.5 मल्टीप्लाई 8 पावर 8 किलोमीटर है और रोशनी की रफ्तार जो है वो 3 मल्टीप्लाई 8 पावर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले हम डेटा को इकट्ठा करेंगे कि डेटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे हम डेटा और डेटा में हम लिखेंगे कि हमें दिया गया है डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्टेंस को S से जाहिर करते हैं। डिस्टेंस हमें दिया है 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 किलोमीटर। ठीक है जी। और उसके बाद हमें जो है वेलोसिटी हमें दी गई है। वेलोसिटी को हम V से जाहिर करते हैं। वेलोसिटी हमें दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें मालूम करना है वो मालूम करना है टाइम हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है किलोमीटर्स के अंदर। तो हमने इसको रफ वर्क के अंदर यहाँ पर हम लिख लेते हैं रफ वर्क। और रफ वर्क के हम अंदर क्या करेंगे कि इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम 1000 मल्टीप्लाई लगा के लिख लेंगे। और उसके बाद स्टेप 2 के अंदर भी हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। 1 2 3 ये 3 जीरो हैं तो 0 की पावर 3 हो गई। 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, नीचे दो बेस एक जैसे हैं तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे, और 3 के बराबर में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस को जाहिर करेंगे और यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 और 3 हमारे पास हो जाएगा 11। ये हो गया हमारा मीटर्स। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मीटर। ये हमारी बेस आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा। यहाँ पर फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पर लगेगा वो लगेगा S = V मल्टीप्लाई T। ठीक है जी। हमने मालूम करना है T, तो T को उठा के हम शुरू में ले आएंगे, = लगाएंगे और S/V हमारे पास फार्मूला तैयार हो जाएगा। T हमने मालूम करना है तो एज इट इज T हम वैसे ही लिखेंगे। S की रकम ऊपर लिखेंगे जो हमने निकाली थी बेस के तौर पर, 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। ठीक है जी, पावर 8 लिखेंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर पावर 8 इस तरीके से लिखेंगे और सेकंड स्टेप में हम जाएंगे तो दोबारा लिखेंगे। T हमने मालूम करना है, 1.5 हम ऐसे ही लिखेंगे और 3 को भी हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई लगा के हमने इस वाली रकम को यहीं पर ही लिखना है कि 10 पावर 11, ये वाली रकम हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई लग के ये रकम ऊपर चली जाएगी तो ये -8 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम आगे, 1.5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई ही इसके आगे लगा के जब दो बेस एक जैसी हो जाती हैं तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे 11 - 8। एक स्टेप और लिखेंगे हम कि 1.5 मल्टीप्लाई 3, 10 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। यहाँ हम ऊपर 3 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि 1.5 को 3 से तकसीम करना है। जब 1.5 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। ये वाला मल्टीप्लाई ऐसे ही आ जाएगा और ये 3 ये आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब हमने क्या करना है कि 0.5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 500 सेकेंड। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि दोबारा हमने लिखना है टाइम, और टाइम में हमने यहाँ पर रफ वर्क में हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। रफ वर्क में अगर हम तकसीम करें तो 500 को हम अंदर रखेंगे, ये 500 सेकेंड है हमारे, और 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के अंदर। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 7 42 6 8 48 6 8 48 48 हम नीचे लिखेंगे और ये वाला 0 हम यहाँ लगा देंगे। तो 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा। 10 में से 2 8 गए, 2 बचे। 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। जो ऊपर जो हमारे पास बेटा ये हो गए हमारे मिनट्स, और नीचे जो बचा ये हो गए हमारे पास सेकंड। तो टोटल वक्त जो है, जो टोटल वक्त है वो लगता है सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड। दैट्स आवर आंसर। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। 9th क्लास का टेस्ट पेपर के हवाले से अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है। A stone is dropped from the top of a tower, take 5 seconds to reach the ground, calculate the height of the tower। ये कह रहा है कि एक पत्थर एक टावर की छत पर से फेंका गया, 5 सेकंड में वो नीचे पहुंचा, तो उस
टावर की कुल लंबाई कितनी होगी, यानी कि कुल ऊंचाई उसकी बताएं अगर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना डेटा इकट्ठा करेंगे। डेटा में हमारे पास वी आई जाहिर है कि हाथ में था पत्थर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम हमारे पास जो है वो 5 सेकंड हो गया। और उसके बाद ग्रेविटी हमें दी गई है, यहाँ पर ग्रेविटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या मालूम करना है कि डिस्टेंस मालूम करना है। जाहिर है डिस्टेंस हम एस से जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एच से जाहिर करनी है और वो मालूम करनी है। और हमें यहाँ पर कोई डेटा दिया गया नहीं। यहाँ हमारा डेटा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पर लगेगा हाइट मालूम करने के लिए, वो फार्मूला लगेगा, फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला यहाँ पर लगेगा हमारे पास h इजिकल टू वी आई टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई जी टी और स्क्वायर। ये फार्मूला हमें यहाँ पर दरकार होगा। इसी फार्मूले को लेकर हम आगे अपना क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। h एज अ सेम हम h वैसे के वैसे लिखेंगे क्योंकि हाइट हमने मालूम करनी है। वी आई हमारे पास 0 है, हम 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे, टाइम हमें 5 सेकंड दिया है, 5 लिखेंगे प्लस 1/2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई आ जाएगा, ग्रेविटी हमें 10 दी है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, टाइम हमें 5 दिया है, इसको हम ब्रैकेट में लिख के 2 लिखेंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे। नीचे हम देखते हैं अगले स्टेप में कि हाइट हमने मालूम करनी है तो वैसे ही लिख देंगे। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। ये वाला प्लस इधर आ जाएगा, 1/2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 और फिर मल्टीप्लाई 5 पंजे 25 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 5 आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ये हाइट लिखेंगे। 0 को हम लिख लेते हैं 0, ये वाला प्लस और 5 मल्टीप्लाई 25। एक दोबारा हाइट लिखेंगे कि हाइट हमें मालूम करनी है। 0 प्लस 5 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125। जाहिर है 0 को 125 में प्लस करेंगे तो भी 125 ही रहेगा। तो 125 मीटर हमारे पास हाइट हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर है आपके। सवाल है हमारे पास द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। कन्वर्ट इट इन GM यानी कि ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। ये सवाल हमें बता रहा है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन की कमियत दी गई है 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है। इसे हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। क्लास में भी कई मरतबा ये सवाल आपको सिखाया जा चुका है और यहाँ पे भी आपको एक बार और ये सवाल बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ग्राम की कमियत मालूम करेंगे। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर जो कमियत हमें दी गई है उसे हम लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है जी। स्टेप 2 में फिर हम लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम हमें दी गई है। 1 किलो में 1000 ग्राम मौजूद होता है। तीसरे स्टेप में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और 1 2 3 0 की पावर 3 आ जाएगी तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। स्टेप 4 में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31। देखा कि हमने नीचे दोनों जगह जो है बेस एक ही है तो एक जगह ले लेंगे और 3 के आगे प्लस है तो प्लस लगा के इसको हम 3 कर देंगे। स्टेप 5 में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस
-31 में हम प्लस करेंगे 3 को, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 31 में से 3, तो हमारे पास रकम बचेगी 28 ग्राम। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा हम मालूम करेंगे मिलीग्राम। मिलीग्राम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम वही रकम अपनी दोबारा नीचे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है। एक बार और ये रकम हम नीचे ही उतार लेंगे। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में ही 1000 मिलीग्राम होता है। तो इसी तरीके से हम सवाल को उतारेंगे। स्टेप 3 में दोबारा 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। फोर्थ स्टेप में दोबारा देखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31। 1 2 3 तीनों के बेस एक जैसे हैं तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है प्लस प्लस प्लस, तो +6 आ जाएगा। फिर हम दोबारा 9.11 मल्टीप्लाई 10 माइनस प्लस माइनस, और 31 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 25। ये हो गया हमारे पास मिलीग्राम। आंसर 2। आंसर 3 मालूम करने के लिए फिर हम वही वाली अपनी 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 को फिर नीचे एक दफ़ा और उतारेंगे माइक्रोग्राम मालूम करने के लिए। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। एक बार और इस रकम को नीचे उतार लेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31, जैसा कि हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है और 1 मिलीग्राम में ही 1000 माइक्रोग्राम होता है। फिर हम अपनी रकम को वैसे ही उतारेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 के साथ मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। एक बार स्टेप फिर लिखेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 1 2 3 तीन बेस हमारे पास एक जैसे हैं तो एक ही मर्तबा उतार लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो 10 की पावर हमारे पास 9 हो जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31, दोनों बेस एक जैसे हैं तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे और +9। नेक्स्ट स्टेप में 9.11 मल्टीप्लाई 10 माइनस प्लस माइनस, और 31 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 22 माइक्रोग्राम। ये हो गया आंसर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला आंसर जो था उसको हम नीचे लिखेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 28 ग्राम। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 25, ये हो जाएगा हमारे पास मिलीग्राम। और 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 22, ये हो जाएगा हमारे पास
माइक्रोग्राम। That's आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर है आपका, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। यानी कि एक जिस्म है जो हरकत कर रहा है हालत साकिन से और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी 5 सेकेंड में। ठीक है जी। तो डेटा हम सबसे पहले जमा करेंगे। डेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेटा हमारे पास क्या क्या है। डेटा है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, जाहिर है कि साकिन हालत में था तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई है 0। ठीक है जी। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। और टाइम तो आपको पता ही है कि टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। ठीक है जी। और उसके बाद आगे चलेंगे तो हमें मालूम क्या क्या करना है। द एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। और उसके बाद है द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉडी इज इन 5 सेकेंड, के 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो डिस्टेंस आपको मालूम है कि ऐसे लिखते हैं और हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अब हमने लिखना है यहाँ पर अपना फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा कि एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। फार्मूला लिखेंगे हम A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ऐसा सिंपल फार्मूला है, ये आपको याद भी होगा। ये हमने फार्मूला यहाँ पर लिखना है और उसके बाद हमने आगे लिखना है फार्मूले के तहत चलते हुए कि एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। तो ऐसे कि वी एफ हमारे पास 10 है और वी आई हमारे पास 0 है और अपॉन 5 यानी कि टाइम हमारे पास 5 है। तो 10 में से 0 जा नहीं सकते, तो 10 का 10 आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, तो 2/1 और आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2। दूसरा फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे अपना डिस्टेंस मालूम करने के लिए। सेकंड फार्मूला है जो हमारा यहाँ पर लगेगा वो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला है हमारा। अब हमें मालूम हो गया है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम उसी फार्मूले के तहत यहाँ पर चलते चले जाएंगे। एस हमने मालूम करना है, तो एस हम सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे। वी आई हमारे पास है 0, मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब दो रकमों के बीच कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर लगाएंगे। और टाइम है हमारे पास 5, प्लस की निशानी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम 5 लिख देंगे क्योंकि टाइम हमारे पास 5 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में फिर एस ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे और 0 पंजे 0 ही होता है, तो हमने यहाँ पर 0 लगा देना है और प्लस 1/2 लिखना है और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये 2 इधर का इधर ऐसे ही आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 से कट जाएगा और उसके बाद s हमारे पास रह जाएगा 0 प्लस 25, तो s बराबर है 25 मीटर आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 43
3 के ऊपर ये आपके पास आएगा। तो इसमें भी हमने वही करना है कि सबसे पहले हमने जो है वो डेटा बनाना है। तो डेटा हमारे पास ये, पहले हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल हमें क्या दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल increase by an acceleration of 20 meter per second and become 20 meter per second in 5 seconds. Find the initial velocity of the car. ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार को बढ़ाती है 2 मीटर पर सेकंड से लेकर 20 मीटर पर सेकंड तक इन 5 सेकंड में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमें पता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो हमने करनी है मालूम, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम दिया गया है यहाँ पर 5 सेकंड, 5 सेकंड हमें टाइम दिया गया। और फाइनल वेलोसिटी हमें इन्होंने बता दी कि फाइनल वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सेलरेशन भी इन्होंने हमें बता दी कि एक्सेलरेशन है आपके पास 2 मीटर्स पर सेकंड पर सेकंड। ये हमारा डेटा हो गया। अब हमने इस डेटा के मुताबिक ही जो है वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन का वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। जब हमें फार्मूला मालूम हो जाएगा तो जाहिर है आप आराम से अपना सवाल भी हल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन हमें मालूम जो करना है वो करना है VI हमने उठा के हम शुरू में ले जाएंगे, फार्मूले को अपने मुताबिक सेट करेंगे। VF जब हमारे यहाँ पर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और AT वैसे के वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे VI मालूम करना है, VF रकम है हमारे पास 20 माइनस A है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई और टाइम है हमारे पास 5। दोबारा लिखेंगे VI इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में 20 ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2 पंजे 10 हो जाता है तो 10 लिख देंगे। VI मालूम करने के लिए फिर लिखेंगे VI, और 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड -1। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू।